A very warm welcome to all of you out there. I hope all of you are good. So we start with the today's topic, which is performance appraisal or performance management system. परफॉर्मेंस जैसे हम काम करते हैं तो हमारी क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है, हम क्या प्रॉफिट कंपनी को दे रहे हैं, क्या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस, राइट। अब हम परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज करती, अप्रेज करने का मतलब कैसे इवैल्यूएट करती, कैसे बढ़ाती है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कि वो क्या करे कि ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो पूरा प्रॉपरली मैनेज है। देखिए, इन द ओरिजिनल टर्म्स इट वाज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, ठीक है। तो बेसिकली पहले क्या होता था, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल या एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का जब कॉन्सेप्ट आया करता था तो वो क्या करते थे, वो लेते थे कि किसी भी एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है वो असेस करना। तो कैसे कोई एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, कैसे असेस करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका मिड सेम का सपोज मार्क्स 30 मार्क्स है, राइट। तो व्हाट इज़ इट, द स्टैंडर्ड मार्क्स इज़ 30, one is supposed to get 30. Yeah, they say that standard marks, suppose it is English or Hindi where you cannot get full marks, and it is say suppose 28, तो that is your standard. अब क्या है कि स्टैंडर्ड उन्होंने फ़िक्स कर दिया। उसके बाद जब स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो उसके बाद आदमी कैसा काम कर रहा है हर एक 6 मंथ्स पे, 1 मंथ पे, 1 ईयर पे, डिपेंड अपॉन इट, ऑल टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज़। वो डिसाइड करते हैं कि आफ्टर ऑल कि हम देखें कि ये जो भी एम्प्लॉई है वो सही तरीके से अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वो जो स्टैंडर्ड है वो परफॉर्मेंस मीट कर रहा है कि नहीं। इफ़ दे आर मीटिंग द परफॉर्मेंस, well and good, nothing like that. But if they are not meeting the performance, they have the certain corrective measures which have to be taken so that the employees performance or the employees का जो proper evaluation हो सके, employees को performance को बढ़ा सके। बेसिकली क्या है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करते हैं, विच आई हैव सेड अ ट्रिलियन टाइम्स आई गेस इन ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़, कि सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखना। आपके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर पहले ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने काम कर रखा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जो काम कर रखे हैं वो लोग उसके हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड वो लोग सेट करते हैं। सो इट इज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। कि एक आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर 8 घंटे के लिए ड्यूटी करने आ रहा है वो, तो 8 घंटे में इतना काम करना चाहिए। एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो किसी पास्ट एम्प्लॉय के प्रीवियस रिकॉर्ड से चेक करके देख के उन्होंने रखा हुआ है, और उसी के बेसिस पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी के जो एम्प्लॉयज़ हैं और बेहतर काम करें। तो पहले क्या कॉन्सेप्ट था, पहले कॉन्सेप्ट था इवैल्यूएट करना। हम सिर्फ देख रहे हैं भैया कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, उनको बेहतर करें, ठीक करें, कैसे बढ़ाएं, ये सब चीज़ था। अभी के समय में क्या है, इट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी दे आर नॉट जस्ट कंसर्न विद इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, दे आर कंसर्न विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट. We'll study later on, right? In this I'll provide you the link with this of this topic, and we'll study it later on, the various methods, जिसमें क्या होता है कि जब इवैल्यूएशन होता है कि तो एम्प्लॉय खुद अपना इवैल्यूएट करता है, उसके सीनियर्स इवैल्यूएट करते हैं, उसके पीयर्स इवैल्यूएट करते हैं, उसके साथ जब काम करते हैं उनके जो जूनियर्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं, सब मिलके इवैल्यूएट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग सबों के साथ भी हुआ होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर सर्टन क्वालिटीज़ विच आर हिडन डीप विद इन यू, यू डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज योर सीनियर्स और योर जूनियर्स दे आर लाइक, oh no, you ma'am, you're so good in this thing, or sir, you're so good in this thing, you should pursue this habit of yours, or you should pursue this hobby of yours, or you should understand the various strengths of yours. तो क्या होता है कि जब इवैल्यूएट करते हैं तो आदमी का जो आपकी जो इनबिल्ड खूबियाँ होती हैं वो भी निकल के बाहर आती हैं। तो प्रॉब्ली समबडी इज़ नॉट परफॉर्मिंग समथिंग, या वैसे नहीं काम कर रहा है, तो क्या होता है, वील स्टडी लेटर ऑन कि कैसे कैसे डिफरेंट वेज हैं कि कैसे आपका परफॉर्मेंस, किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है ताकि अच्छे से आदमी काम करता रहे। तो देयर आर द वेरियस डेफिनेशंस विच आर गिवन बाय लॉट्स ऑफ पीपल्स
जिसमें जो विच यू शुड नो, राइट, इफ़ यू आर स्टडिंग दिस वीडियो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द वेरियस डेफिनेशंस विच शुड यू शुड बाय हार्ट इट, क्योंकि जिन लोगों ने जो बोला है वो आप चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग भले आप अपने मन से लिख सकते हो लेकिन वर्ड्स तो आप चेंज नहीं कर सकते जिन्होंने बोला है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, और टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। इट इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि वो कॉम्पिटेंस के साथ, कमिटमेंट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके, राइट। Now, Michael Armstrong, he says that he defines performance management as a strategic and integrated approach. Strategic, how do we make strategy? We make ideas. एक integrated approach है ताकि एक organization के employees का performance build करने में हमकी help कर सकें, उनकी capabilities build करने में help कर सकें। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 19th सेंचुरी में रॉबिन ओवन क्या किया करते थे। वो जो भी एम्प्लॉयज़ हुआ करता था, जो भी मतलब देयर वाज अ कंपनी विच वाज कॉल्ड न्यू लैनार्क कॉटन मिल्स इन स्कॉटलैंड। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि जो भी एम्प्लॉय रहता था, जो जितनी बेहतर अच्छे से परफॉर्मेंस करता था, उसकी उसका जो वर्क स्टेशन होता था वहाँ पे वुडन क्यूब्स, कलर्ड वुडन क्यूब्स वो लगा दिया करते थे। तो जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करता था उसके पास ज़्यादा कलर्ड क्यूब्स हुआ करते थे। इससे क्या होता था, बाकी लोग देखते थे एंड दे लाइक, अरे वो तो बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहा है, हम लोग अपने उससे बेहतर अच्छे से करने की कोशिश करें, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द employers. But what was happening here was, it was basically the employee evaluation, जहाँ पे आपके जो employer हैं वो एम्प्लॉय को इवेल्युएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के हिसाब से दे रहे हैं। एम्प्लॉय खुद का इवेल्युएशन नहीं कर रहा है, ना ही अगल बगल वाले देख रहे हैं। तो पहले से द कॉन्सेप्ट इज नॉट समथिंग विच इज़ न्यू, it is something which has been there always. It is something which is there because we need to increase the performance. If you're paying 5,000 or 10,000 rupees per month for an employee, you want them to give a 50,000 rupees ka profit. The productivity or the profitability should be such. So ये ट्रेडिशनल जो ये है ये पूरा तब से चला आ रहा है। लेकिन अभी के समय में क्या है, अभी के समय में द डिफरेंस इज, आई रिपीट अगेन, द डिफरेंस इज कि अभी के समय में देयर इज़ 360 डिग्री अप्रेजल। कि वो 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब कि चारों तरफ से लोग आपको देख रहे हैं। आप सिर्फ आपके बॉस नहीं देख रहे हैं कि आप बॉस के जाके साइको फैंसी करें, उनकी चमचागिरी करें और सिर्फ बॉस को सामने दिखाएं तो बॉस को लग रहा है कि बॉस, अभी क्या है ना, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। आप सेल्फ एनालिसिस करके अपना भी बता रहे हैं, भैया हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हमको ये करना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड था, आई हैव मेट, आई हैव नॉट मेट, और वट एवर द केस में बी, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आप एक किसी को भी यू आर फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि वंस समबडी इज डूइंग सेल्फ एनालिसिस, एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। नाउ यू टू सस्टेन इन द मार्केट आउट देयर बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, ठीक है। तो आप सिर्फ ये बोल के कि नहीं भैया एम्प्लॉयज़ को किताब कर, जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, व्हाट इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कि वो वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना के उसको और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, काम कराने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार एक दो तीन दोनों, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। एक होता है थोपा हुआ डिसीजन, once it is once forced on you. If it is forced on you, okay, it's the employer's decision, it is something, the policy which the employer has implemented, so you have to do it, you got to do it. So people are like, अच्छा चलो करना है तो करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं। लेकिन जब कोई डिसीजन खुद की होती है, जब या कोई डिसीजन आदमी खुद से लेता है, तो दे आर लाइक कि नहीं ये तो मेरा डिसीजन है, ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही है। तो एक उसको कहते हैं ना आत्मसात करने वाली चीज़, तो दे ओन इट अप बेटर। तो क्या होता है कि ये आपको जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय खुद से अपना कर रहा है, तो अब खुद से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो वो और अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से अगर एम्प्लॉय खुद का अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर इवेल्युएट कर रहे हैं या बगल वाले एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो देयर मे बी टेंडेंसी विद इन द एम्प्लॉयज, अच्छा ये क्या जाने। या फिर मान लीजिए कभी कभी एक बायसनेस भी एम्प्लॉयज़ में आ सकती है
तो जब एम्प्लॉय खुद से अपने आप को एवेल्युएट कर रहा है तो वो कितने को लोगों को चीट कर पाएगा, और ख़ुद को आप कितने देर तक चीट कर पाएंगे। तो क्या होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन करने के लिए यू पुट इन मोर एफर्ट, सो इट गिव्स यू गिव्स यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड इट बिगिंस राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यू नो, कि जब से आपका काम डिस्क्राइब करना शुरू होता है कि आप जॉब को पूरा डिस्क्राइब करके उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का चीज़, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। एंड इट कंटिन्यूज टिल द एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक वो एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं चला जाता, तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, बिकॉज यू नो विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, again this is something which I have said a million times, I don't know how many times in all my previous videos, that change is the only thing which is constant. Organization में change होने जा रहा है और employers को, employees को, managers को change के हिसाब से डील करके वेरियस डिसीजंस लेने हैं, और जब उन्हें चेंज के साथ उनको डील करने का है तो उनका परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो एक्सपेक्टेड उनसे है वो हमेशा चेंज करता जाएगा। तो जब से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया है टू टिल द टाइम ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता जाता है, ठीक है। Now, as I said, there's the various definitions. Please go through it and you'll understand this. The definition and the explanation is basically the same. यही है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सबसे शुरू होता है जब से आप काम करना शुरू करते हैं, and it goes up to till the time the person leaves the organization. अब एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या एक्शंस होते हैं। पहला क्या है, आप जो भी जॉब है, जॉब मीनिंग काम, देयर इज अ प्रीवियस वीडियो विच इज़ ऑन जॉब एनालिसिस, प्लीज़ गो थ्रू इट। पहला क्या है, जॉब। जॉब मतलब काम को, जॉब को प्रॉपरली एनालाइज करना, पूरा प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करना कि भैया जॉब क्या क्या है, काम में जो भी जॉब में क्या क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्या क्या उसको करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, जब आपने जॉब को डिस्क्राइब कर दिया तो फिर आप उन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज ऑल्सो अपलोडेड, प्लीज़ गो थ्रू इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन यू आर स्टडिंग द HRM, नो, इट इज़ अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, यू कैन नॉट स्किप वन एंड जंप टू द अदर। पहले आपका HRM आपको जानना ज़रूरी है, HRP होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद आपका जॉब एनालिसिस आता है, जॉब एनालिसिस के बाद आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हो, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। बेसिकली रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद इंडक्शन ओरिएंटेशन होता है, देन आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हो, उसके बाद ये परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। तो क्या है, पहले आपने जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब किया, फिर आपने प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के साथ आपने लोगों को रिक्रूट किया, देन आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आउटकम्स को मेजर किए, फिर आप उसको ओरिएंटेशन प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करो जो आपको बताया अभी। उसके बाद आप परफॉर्मेंस डेवलपमेंट डिस्कशंस करते हो, वेरियस यू सेट अप वेरियस स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू विच परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर मेजर्ड। उसके हिसाब से आप कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन मैनेजमेंट आप डिसाइड करते हो। दिस विल बी माय नेक्स्ट वीडियो कि किसको कैसे पैसे देने हैं, किसको कितना पैसा देना है, जो आपके कंपनसेशन मैनेजमेंट में आता है वो आप डिसाइड करते हैं। और उसके बाद उसी हिसाब से किसी भी जन का करियर ग्राफ होता चला जाता है। यू सी, इफ़ द पर्सन इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड और इफ़ द पर्सन इज़ डूइंग वेरी गुड और उसका अच्छे से काम चलता चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ गुड तो उसकी प्रमोशंस होगी, फिर उसका करियर ग्रोथ होगा, उसका करियर डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज़ करियर डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ the entire HRM process. Now there are some other people who have described performance management, like according to Ronnie Malcolm, performance management होता है एक प्लान एंड सिस्टमैटिक अप्रोच जिससे आप इंडिविजुअल्स के परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि क्या करें, वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंट्रीब्यूट करें। You see, there is ensuring personal development and contributing towards organizational goals. Like I said, one of the first and the foremost step in any any HRM process or in any organization or in any management process, it is set up the organizational objectives. If you are not setting up the organizational objectives, it is totally in vain. जब तक आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे तब तक आप काम कैसे करना शुरू करोगे, ठीक है। तो क्या होता है, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी सेट करें और उसके बाद आदमी इस तरह से काम करे कि खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। देन अकॉर्डिंग टू जॉन स्टोरी,
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ होल साइकिल, पूरा साइकिल है, कंटिन्यूस, एज आई सेड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जहाँ आप गोल्स ऑब्जेक्टिव से साथ एग्री करते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, जहाँ कमी होती है वहाँ कोचिंग होती है, एडवाइस प्रोवाइड किया जाता है, आज स्टाफ को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस करे। अकॉर्डिंग टू माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एंजेला बैरॉन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस होता है जो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स को कंट्रीब्यूट करता है सो दैट हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टी.वी. राव, अगेन इट इज़ द सेम थिंग। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? थिंकिंग थ्रू द वेरियस फेसेस ऑफ परफॉर्मेंस, कि एक परफॉर्मेंस, एक किसी भी एक जॉब को वेरियस फेसेस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या? वेरियस फेसेस, कौन कौन सा वेरियस एस्पेक्ट्स है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हुम फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। आप कोई काम कर रहे हैं ना, एक एम्प्लॉय का कोई काम कर रहा है तो एक पर्टिकुलर जॉब है उसका, उस जॉब के हिसाब से उसको काम करना है, ठीक है? तो उस जॉब के हिसाब से काम करना है, तो जॉब में क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसको क्या क्या काम करना है, उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, उस हिसाब से वो बेहतरीन काम कर रहा है कि नहीं। देन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब क्या 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 जो उस परफॉर्मेंस के लिए मैक्सिमम बेस्ट चीज़ क्या है, ठीक है? उसके बाद प्लान करना, रिव्यू करना, डेवलप करना, परफॉर्मेंस एनहेंस करना, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड इन द एनवायरनमेंट अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ाना, अपने स्किल्स बढ़ाना, सो दैट आप उस जॉब को मैक्सिमम जस्टिस कर सकें, आप उस जॉब के हिसाब से काम कर सकें। देखिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड। अगर परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अगेन दिस अ सेम थिंग विच हैव रिपीटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब में क्या क्या काम चाहिए, क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या क्या काम करना हो गया। अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी इंसान अपना काम कर रहा है, दिस पर्सन हु इज़ वर्किंग एंड इज़ वर्किंग रियली गुड, राइट, it is working really good, so what happens is the performance increases, the profitability increases, the organization prospers. If the organization prospers, it ultimately leads to the development of the organization, and जो अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, एम्प्लॉय का अगर उसका पैसे बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द country, right? Now, for along within HR practices, the organizations have little or no insight into the employees' skill or performance. मतलब क्या, पहले इवैल्यूएशन, जो चीज़ आपको पहले लेक्चर के सबसे बिगनिंग बताया था, कि पहले बहुत टाइम तक क्या होता था, खाली एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये नहीं कि उसको स्किल को कैसे हम बढ़ाएं। अभी ना आया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या था कि अब उसमें ये नहीं ध्यान दिया जाता था कि भाई इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, इसको डेवलपमेंट प्रोवाइड करो, उस तरीके से उस क्या चीज़ उसमें छिपी हुई है उसको ढूंढो, HR वाला वो पार्ट नहीं आता था। पहले क्या होता, बस एम्प्लॉय का इवैल्यूएट किया। अभी क्या है ना, अभी दिस इज टोटल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। अभी क्या है, उसको वो they are not just studying about the performance of the job, they are also studying the employee, and then they are trying to understand that whether this person is good for this job or not. If he is not, we'll divert him to something else where he is better. ठीक है? उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल बियर्न 1976, ठीक है, एंड इट वॉज अ डिस्टिंक्ट अप्रोच विद एन इनोवेटिव अप्रेजल एंड डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं, एंड देन दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस बेटर परफॉर्मेंसेस। इसी के जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल आया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आया, उसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 1980s में फेमस होने लगा, जहाँ पे सब देयर आर वेरियस परफॉर्मेंस मॉड्यूल्स विच वर डेवलपमेंट। एंड अभी जब एम्फेसिस वॉज स्टार्टेड एज शिफ्टिंग फ्रॉम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टू कमिटमेंट बेस्ड सिस्टम। जब आप एम्प्लॉय को इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो पहले था एम्प्लॉय को सिर्फ उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जैसे वो उन्होंने रॉबर्ट ओवन जी ने मेरिट बॉक्सेस, मेरिट रेटिंग के हिसाब से वो कलर क्यूब्स लगा दिया था। जो नहीं अच्छा काम किए उसको डांट दिए, क्यों नहीं काम कर रहे हो, अच्छा काम करो, और कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अभी क्या है, अभी के समय में इट इज़ बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे जो आपको डिस्क्राइब करके उसके बाद बोलता है भैया देखो तुम्हारा ये, और वो अप्रेजल सिर्फ एम्प्लॉयर्स नहीं कर रहे, सीनियर्स नहीं कर रहे हैं, जूनियर्स भी कर रहे हैं,
जो साथ काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो आदमी बंदा खुद भी कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब वो खुद भी कर रहा है तो ही ट्राइज टू put in more efforts, because he's coming when they see the organization has certain objectives, and once the employee is coming to the organization, he's also coming with certain objectives, and one has to align the objectives of the individual as well as the objectives of the organization. If both of them are aligned in a proper direction, no, so what happens, there is proper growth, अच्छा चलता है। अगर वो और द पर्सन इज़ मोर कमिटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो यू हैव टू ब्रिंग इन द कमिटमेंट, जो आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बताया कि यू हैव टू ब्रिंग इन द कमिटमेंट। और कमिटमेंट कैसे आएगी? वो कमिटमेंट इज समथिंग, यू अंडरस्टैंड, कमिटमेंट इज समथिंग विच इज़ साइकोलॉजिकल। आप किसी को डांट के, किसी को ज़बरदस्ती करके, किसी को कंट्रोल करके आप कमिटमेंट नहीं ला सकते हो। कमिटमेंट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। And how will it come from within? If I think it is something which is related to my growth, if I think it is something related to my personal development, and if I think, you know, कि if it is something which is it is totally related to me। जैसे हम लोग लॉकडाउन का अगर पालन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि अगर हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, वट एवर द गाइडलाइंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, इफ़ वी फॉलो दैट, इट विल अल्टीमेटली लीड टू माई ओन डेवलपमेंट, बिकॉज हम बचे रहेंगे। ठीक है, हम सिर्फ देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, या सिर्फ हम मोदी जी बोले इसलिए नहीं काम कर रहे हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं बिकॉज आई एम कमिटेड टू द थिंग दैट दिस शुड नॉट स्प्रेड एंड आई शुड बी सेफ, माई फैमिली शुड बी सेफ। सो वन इज स्टेइंग इनसाइड, वन इज ट्राइंग टू फॉलो द वेरियस रूल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। तो कमिटमेंट जब तक अंदर से नहीं आती ना, तब तक वो नहीं होता है। तो कमांड एंड कंट्रोल से क्या हो गया है, कमांड एंड कंट्रोल से जो the things, the movement of the performance management system is towards the commitment based systems, right? Now what are the various objectives of performance appraisal system? The various performance of appraisal system is, पहला है कि आप एक अपना सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करो। ठीक है, कोई भी जॉब है उसको एनालिसिस करके उसका जो गोल है, वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो गोल आप सेट कर लिए, एनालिसिस करके काम करने का तरीका बना दिए, उसके बाद एक परफॉर्मेंस टेस्ट कर दिए, और उसके बाद ये सारा चीज़ आप उस जन को बताओ। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या है, पहले कि आप एक इट शुड बी लाइक कि एक kind of high performance is expected from the individuals. So what happens is the person or the organization, they set up definite standards। ठीक है, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वो एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। एम्प्लॉयज़ को बताने के बाद उसके बाद क्या है, वो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं, और जितना बेहतर परफॉर्मेंस होता है उतनी अच्छी बात है, उनको और बेहतर बताया जाता है, और जो नहीं है तो उनको डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। एक ये हुआ। नेक्स्ट इज़ टू जज अ सेट ऑफ, टू जज मीन्स टू अप्लाई अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब क्या है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम जजमेंट्स जो होता है, उसका क्लियर कट शार्प पब्लिक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जो इरेशनल आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। इफ़ 30 इज़ द पास मार्क्स एंड इट इज़ हिंदी एंड इज सपोज दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव मोर देन हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स, जो आपका लिटरेचर पोर्शन में करता ही करता है, वी नो। तो इधर ये आर्बिट्रेट, तो ये 30-31 मान नहीं कर सकते। आपको एक साउंड परफॉर्मेंस अप्रेजल देना होगा, हफाजात कुछ भी नहीं देना है, जितना आदमी कर सकता है उस हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़, ये मेरिट रेटिंग पे डिपेंड करता है। तो मेरिट रेटिंग क्या होता है, मेरिट रेटिंग जैसे पुराने ज़माने में क्या था, वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था आदमी के पोटेंशियल के बारे में, क्या काम कर सकता है, उसके परफॉर्मेंस, एक प्रॉमिस के बारे में। लेकिन अभी के समय में क्या है कि वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस के बारे में करने के लिए, और वो डिसाइड करने के लिए कि अगर पर्दे का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप उसको ये प्रमोशन दें, ट्रांसफ़र दें, उनकी स्किल्स एबिलिटी इन्हांस करने के लिए कुछ और काम करें, या फिर उसको डिमोशन दें, या कुछ हटा दें, या फिर जो भी बोनस प्रोवाइड, वट एवर इट इज़। बेसिकली एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सब कर रहे हैं, आई रिपीट अगेन, सब कर रहे हैं। वो एम्प्लॉय भी कर रहा है, उसके एम्प्लॉयर भी कर रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स भी कर रहे हैं, और उनके पीयर्स जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं। तो क्या है कि जब सारे चीज़ लोग दे रहे हैं, तो इफ़ समबडी इज़ वर्किंग रियली गुड, ही शुड बी
praised for it. He should be awarded for it. He should be motivated. And how are you motivated? Proper career development चल रहा है तब. देन स्टैंडर्ड्स अगर सेट किया जाता है तो सैलरी या रिवॉर्ड्स डिसाइड करने में हेल्प होता है कि क्या क्या उनके, जैसे बताया प्रमोशन हो रही है तो कोई जन बहुत अच्छा काम कर रहा है तो जी इसके बाद जो हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो अगर वो उसका अच्छा है तो उस हिसाब से सैलरी या रिवॉर्ड्स आप प्रोवाइड करें. देन इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रेंथ कैसे कि एक आदमी जब अपना अप्रेजल कर रहा है तो क्या उस एंड जब उसके बाकी लोग अप्रेजल कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया कि जब हम लोग बाकी लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके जो आपके साथ काम करते हैं, कभी कभी उन लोगों को वो चीज़ दिखती है जो आपको नहीं दिखती, जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं. किसी किसी एरियाज़ में आप बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड यू नो अबाउट इट, बट सर्टन थिंग्स यू आर वेरी गुड एट बट यू डोंट नो अबाउट इट. There are certain things you enjoy doing but you're not aware of doing that thing. तो क्या होता है कि बाकी लोग भी जो होते हैं, जो बाकी जब अप्रेज कर रहे होते हैं तो वो चीज़ आपको बताते हैं कि you have these strengths, you have these weaknesses. एंड अगर आपके पास आपको स्ट्रेंथ्स आपको पता है तो प्रॉबली आपके मैनेजर्स या बाकी लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपको शायद उस तरफ पुश करने की कोशिश करें या वो चाला चीज़ काम करने के लिए दें जिसमें आप काम करने में बेहतर हो, ज़्यादा अच्छे हो, और जिसमें काम करने में मन लगे, जिसमें काम करने में आप बेहतर हो. देयर इज़ नथिंग लुकिंग बैक आफ्टर दैट. Because this is one thing which I always say is that the people who have their statuses like driving away Monday blues or trying to get away from the Monday blues. What Monday blues here? I look forward to going to my place of work at Monday. I enjoy my work because you are at a place where you really enjoy your work. You're working. You get compensated for that, and you really enjoy what you're doing. You don't like Sundays, you don't like Mondays when you get to get back to your place of work. And when you get to get back to your place of work, it means what? It means that you're enjoying your work. And there is no such feeling that you enjoy your work. अपना काम enjoy कर रहे हो, ठीक है. और काम तब आप enjoy करते हो जब आपके पसंद का काम हो, आप उस काम में करने में अच्छे हो, ठीक है, और आपको वो काम करने में मन लगता हो. और जब आपको वो काम करने में मन लगता है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है. As simple as that. Then appraisal system, next objective of management appraisal system is performance appraisal system is appraisal should be an integrated part of the management system. अभी management के part and process में ये feedback provide करना होना चाहिए, ठीक है. जैसे as we have studied the definition of management is a process of planning, organizing, staffing, directing, controlling, etc. to blah blah to get the attain the organizational objectives. तो क्या जब आप organization जो ये performance appraisal है ये kind of control है, ठीक है, kind of it is a kind of feedback which is provided to the employees about how the kind of work they are doing. So this is very important so that performance standards are met. देन एक जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी लेटेस्ट अचीवमेंट्स को हम लोग रिकॉल करते हैं और अगर मान लीजिए पास्ट फेलियर्स बहुत सारे हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है लेटेस्ट फेलियर दिमाग में रह जाता है और पास्ट परफॉर्मेंसेस होता है वो भूल जाते हैं. तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल आदमी कर रहा है तो लंबा 6 महीने 1 साल को लेके कर रहा है, तो क्या होता है कि आपका जो सारे लोग कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने फेलियर्स या सिर्फ अपने अचीवमेंट्स को नहीं लिख रहे, आप अपने फेलियर्स को भी लिख रहे हैं और साथ में आप अपने अचीवमेंट्स को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं. और उसके बाद जब होता है कि जो भी आपके अचीवमेंट्स है उस पर ऑब्वियसली एज आई सेड रिवॉर्ड्स आर गिवन, और जो फेलियर्स होते हैं उस पर करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन. नेक्स्ट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज आप एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने जो भी डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करके काम और बेहतर से कर सके. साथ ही साथ होता है क्या कि अगर मान लीजिए समबडी हैज़ अगेन द वीकनेस, सो आप जो HR डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको कैसे बेहतर कर सके. यू कैन एज आई सेड देयर आर वेरियस वीडियोज़ विच आर गिवन, आप HRM में एक एक करके पढ़ें, प्लीज़ डू नॉट स्किप. गो टू व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन गो टू जॉब एनालिसिस, देन यू गो टू आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एक बात रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल.
वी बीन ऑलरेडी डिस्कसिंग व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होता है कि पहले कि टू नो द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर्स। अब मैनेजर क्या हो रहा है, कोई भी कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है, आप रिक्रूट करके उसको बुला रहे हैं, तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट आपको दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन करके उसको काम पे रख दिया, काम पे रख के उससे काम करवाना शुरू किया। जब आप काम शुरू करना, बिकॉज इट इज़ अ टोटल प्रोसेस नो, कि आपको एक पोटेंशियल कैंडिडेट दिखा कि बहुत अच्छा काम कर सकता है, आपको लगता है उसका, आपने उसमें काम पे रख लिया वाया वेरियस सिलेक्शन प्रोसेसेस। काम पे रखने के बाद जब वो काम करना शुरू करता है, तब आपको उसमें दिक्कतें या अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। तो जितना अच्छाइयाँ दिखा देती हैं, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो मीट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको रिवॉर्ड या बोनस जो भी है आपको प्रोवाइड करना है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर नहीं दिखाई देती हैं तो आप उसको हिसाब से उसको ट्रेन करते हैं, और आप ये डिसाइड करते हैं कि ये सच में इस पोटेंशियल कैंडिडेट है, हम लोग कहाँ लैंड करते हैं, इसको दूसरे काम पे रख दें या फिर इसको इसी काम में कंटिन्यू करें, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड करी होगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें ये भी पता चलता है वेदर द मैनेजर और द एम्प्लॉय इज़ वेल सूटेड फॉर द जॉब और नॉट। Next is to put the right man on the right job. This I have already said a lot of times, you know, selection का यही प्रोसेस होता है कि सही आदमी को सही काम पे, सही जगह पे, सही टाइम पे रखा जाए। आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने अपने हिसाब से बेहतरीन सिलेक्शन प्रोसेस से, following the various selection process, you place the person and you think that the person is the perfect one for your job. But what happens is after 6 months or say 1 year, you realize that the kind of performance you were expecting or the kind of result you were expecting, things are not going according to the plan way. So why the things are not going to the plan way, and how will you access whether things are not going according to the planned way? तो इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी है, जहाँ पे आदमी देखता है कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल उस हिसाब से देखता है। देन टू रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी अप्रेजल हो रहा है, जब अप्रेजल हो रहा है तो हर एक एम्प्लॉय का मेरिट पॉइंट्स पता चलते हैं। जब मेरिट पॉइंट्स उनके पता चलते हैं तो जो भी जिस जगह पे बेहतर है उस जगह पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं, जिसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं। जॉब रोटेशन क्या होता है कि एक जन को दूसरे डिपार्टमेंट में रख दिया, उसका जॉब प्रोफाइल नहीं चेंज कर रहे हैं, उसका हम लोग डेजिग्नेशन या उसकी सैलरी नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका डिपार्टमेंट या उसका जो भी जॉब स्ट्रक्चर या जो भी है, जो भी काम करने की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो जो भी जन हम जब परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अगर वो नहीं कर रहा है तो हम उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। अगर वो किसी और मेरिट उसकी किसी और फील्ड में ज़्यादा ही इज़ मेरिटोरियस इन दैट फील्ड, देन विल शिफ्ट दैट पर्सन टू दैट फील्ड, राइट। देन टू गिव द फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़। हम एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ अपने आप को बेहतर कर सके। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो और मोटिवेट हो सके, वो अप्रेज हो सके, वो अपने अचीवमेंट्स और फेलियर्स को जान सके, और अपने वीक एरियाज पे स्पेशली वो अच्छे से काम कर सके। टू डेवलप द एम्प्लॉयज़, सी इट इज़ एक डेवलपमेंट जो होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में हमने बताया था। ट्रेनिंग क्या होता है, शॉर्ट पीरियड्स के जब हम किसी भी पर्सन का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं या किसी परफॉर्मेंस को हम लोग किसी कोई डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, तो अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय में कुछ डिफिशिएंसीज दिखते हैं तो अब वो एचआर डिपार्टमेंट को पूरा देते हैं कि हमें इस बंदे का इस फील्ड में प्रॉपरली ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक डेवलपमेंट जो होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बट इज़ लाइक अ करियर डेवलपमेंट विच गोज़ ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन, ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या होता है कि जब एक आदमी जो भी एम्प्लॉय है वो काम कर रहा होता है, तो मान लीजिए कहीं पर डेफिशिएंसी आती है या डेफिशिएंसी नहीं भी आती है, बिकॉज देयर आर चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, और इसको अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने आप को अडेप्ट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है। तो जब अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अडेप्ट करना है, तो ये क्या हो रहा है कि वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो ऑब्वियसली उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए आपको टाइम मनी वगैरह चाहिए होता है। तो बेसिकली आप रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एनर्जी लगाते हैं ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप कर सकें। ये डेवलपमेंट प्रोसेस से सिर्फ एम्प्लॉयर्स नहीं खुश होते हैं, बल्कि एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज दे आर लर्निंग न्यू skills which are adding to their profile. Because you make up your biodata, no? So what happens is you need to know the various skills, because the young people who are coming into the organization, they are already equipped with the latest skills and because their course has the latest things.
The older people, they have the technology, they have the skill, experience, but in the fresh blood जो college के बच्चे आते हैं वो they are equipped with the latest technologies and the latest ideas. तो जो already existing employees हैं उनको कैसे और बेहतर किया जाए. Then to recommend rewards and transfers, this I already said कि एक आपका जब बेहतर अप्रेजल होता है तो आप इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर कि होता है प्रमोशन. अगर बहुत अच्छा काम आदमी ऑलरेडी कर ही रहा है तो क्या होता है कि आप वो उसके ट्रांसफ़र के लिए या उसके प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए प्रॉपर अप्रेजल जाता है. तो क्या होता है, I don't say that money is the only motivating factor, but promotion, extra money, cash, incentives, these are always motivating factors. ठीक है. अब देखिए what is the performance appraisal process. Performance appraisal process, right from the very beginning I've been saying the same thing. सबसे पहले क्या है, performance standard set करना. ठीक है. तो क्या हुआ, पहले हमने जॉब को एनालिसिस किया. जॉब मीनिंग क्या, जॉब मतलब काम. जो भी एम्प्लॉय काम करने वाला है उसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे. स्टडी करके उसका प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक एक चीज़ कि उस जॉब में क्या क्या काम करना है. जब वो काम करने के लिए प्रॉपरली आपका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद क्या होता है, वी विल सेट द ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा कि इस ऑब्जेक्टिव्स में ये, इस ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस जॉब की ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. और उसके बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, जो बनाते हैं या जो लोग होते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी होता है, वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि भैया ये जॉब करने के लिए ये स्टैंडर्ड होना चाहिए. एक दिन में अगर 8 घंटे की ड्यूटी हो रही है तो 8 घंटे में उसका इतना काम होना चाहिए, इतना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए. तो सबसे पहले क्या हुआ, जॉब को स्टडी करके हमने उसका परफॉर्मेंस सेट किया. जब परफॉर्मेंस आपने सेट कर दिया तो ये नहीं कि सेट करके अथॉरिटीज़ भूल जाएं. वो परफॉर्मेंस जब उन्होंने सेट कर दिया तो उसके बाद उसको आपको कम्युनिकेट करना है टू होम, टू द कंसर्न एम्प्लॉयज़. So the next process is to communicate the performance expectations to the employees. If you studied communication, you should always remember that a communication is a two-way process. ये नहीं कि आपने बता दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं. A communication is complete only when the employee or the whosoever is listening to your whatever is being told gives a proper feedback. मतलब कि अगर हम एम्प्लॉय को अगर बता रहे हैं भैया कि देखो ये है, आई एम नॉट टेलिंग ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, व्हाट द थिंग इज कम्युनिकेटिंग द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, कि हम एम्प्लॉय को बताएं कि देखो भैया तुमसे ये एक्सपेक्टेड है. और साथ ही साथ एम्प्लॉय बोला कि हाँ हम समझ गए कि हमसे ये एक्सपेक्टेड है. सबसे पहले था क्या कि एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया. दूसरा है कम्युनिकेट कर रहे हैं आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. Again remember, communication is a continuous two-way and it is a two-way process. It is not that you're just telling the person to what to do. The person has to acknowledge that he has understood what is being told to him. जब एम्प्लॉय समझेगा नहीं कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन है तो करेगा कहाँ से. भले ही एम्प्लॉयर कितने अच्छे से बोल दे, तो एम्प्लॉयर को अच्छे से उसको समझाना भी है, उसे बताना भी है, और साथ ही साथ एम्प्लॉय को एक्नॉलेज करना है कि भैया हम समझ गए. तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ the performance standards to the employers. उसके बाद जब अब हो गया, तब आदमी ने, जो भी एम्प्लॉय है उसने काम करना शुरू किया. जब एम्प्लॉय ने काम करना शुरू किया तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और अ ईयर, वट एवर हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं, थ्रू वेरियस इन्फो वो उसको चेक करते हैं कि एम्प्लॉय सच का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. अब कैसे चेक करेंगे? लॉट्स ऑफ मेथड्स. इधर पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कर सकते हैं, ओरल रिपोर्ट्स ले सकते हैं, रिटन रिपोर्ट ले सकते हैं. जो भी तरीका उन्हें ठीक लगे उस हिसाब से वो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बेसिस से हम लोग देखेंगे कि भैया डेविएशन कितना है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में. तो क्या हुआ, पहले हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड सेट किया. देन हमने एम्प्लॉय को समझाया, एम्प्लॉय ने फीडबैक दिया कि हमने समझ लिया, उसने काम करना शुरू किया. उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा. जब उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर लिया उसके बाद वो देखेंगे कि
एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स में सेम है, बेहतर है, कम है, क्या डेविएशन है, राइट? तो इफ़ इट इज़ द सेम, इट इज़ एज पर द स्टैंडर्ड्स, देन देयर इज नथिंग लाइक दैट। जो बहुत अच्छा बात है, जो हमने स्टैंडर्ड काम कर रहा है वो हम लोग अच्छा से काम चल रहा है, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो सब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, आप एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं क्या, डेविएशन। इफ़ देर इज द थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान, एज पर द स्टैंडर्ड्स, तो ट्राई टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड्स इफ दे वांट, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी द ऑर्गेनाइजेशन हैज़। नहीं तो अगर बेहतर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तो उनको प्रमोशन या ट्रांसफ़र्स या इंसेंटिव्स जो भी है उसके लिए वो रिकमेंड करेंगे या नहीं रिकमेंड करेंगे, नया है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर अगर उनका जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से कम है, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? तब होगा कि वो उनको समझाएंगे, भैया देखो ये तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है लेकिन ये तुम्हारी वीकनेसेस भी हैं, और देखो ये तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो बहुत अच्छा बात है, उनको और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है कहीं से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में या एम्प्लॉय के प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रोडक्टिविटी में कहीं से कमी आ रही है, तो उसको ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे या उनको जॉब चेंज करने के लिए बोलेंगे या फिर उनको दूसरे जॉब पे रखेंगे या फिर उनको दे विल ट्राई टू मोटिवेट देम सो दैट दे परफॉर्म ऑल द मोर बेटर। एंड लास्ट इज़ द करेक्टिव एक्शन, कि आपका जो भी डेविएशन आ रहा है उसको करेक्टिव एक्शन क्या करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, कोचिंग प्रोवाइड करें, काउंसलिंग प्रोवाइड करें, जो भी है इमीडिएट एक्शन, दे विल टेक द इमीडिएट एक्शन। ठीक है। नाउ दीज आर द वेरियस, दिस इज़ वन अप्रेजल परफॉर्मेंस का डायग्राम आई फाउंड। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें है, पहला क्या है, उसने इस्टेब्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, राइट। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश के बाद क्या हुआ, उन्होंने कम्युनिकेट किया किसको किया, एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया। अब देयर आर टू मेथड्स, देयर आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ measuring the actual performance and there are certain modern methods, we'll discuss that. उसके बाद जब आप मेजर कर ले रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद आप दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी आपको गैप्स दिखे वो आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन आप रिवॉर्ड करेंगे या करेक्टिव एक्शंस लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट द अप्रेजल इज क्रिएटिंग। नाउ the factors that distort appraisal or the limitations of performance appraisal management system। अब देखिए क्या है कि जैसे बहुत अच्छा है उस तरह कहीं कहीं सब में से लिमिटेशंस होते हैं, एंड वन हैज़ टू वर्क ऑन द लिमिटेशंस दो। सो व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस? तो पहला है बायस ऑफ द अप्रेजर। अभी क्या है ना, अप्रेजर अप्रेज कर रहा है। अप्रेजर मतलब कौन? वन हु इज़ एक्चुअली असेसिंग कि क्या एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहा है। इसी को हैलो इफ़ेक्ट बोलते हैं। जब क्या होता है कि कभी कभी अगर किसी की तरफ जो पर्सनल बायसनेस जो आ जाती है, पर्सनल बायसनेस किसी एम्प्लॉय के लिए आ गया या किसी एम्प्लॉय के आप ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, तो उसको ज़्यादा अच्छा आप इवैल्यूएशन दे रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इवन एज एन एम्प्लॉयर, इवन एज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड लुक फॉर आफ्टर द all-round benefit of the organization or profitability of the organization. You should try to keep the professional and personal side of yours apart. So what happens is this halo effect is the biggest weakness. ये क्या होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ को जो आप ज़्यादा जिसको ज़्यादा फेवर्ड एम्प्लॉयज़ है या जो आपके जिससे आप पार्शल हो जाते हैं, तो आप उसको बेहतर अप्रेजल देते हैं, और जिसकी तरफ से ज़्यादा पार्शल नहीं हो पाते उसे कम अप्रेजल देते हैं। दूसरा है एम्बिग्विटी इन स्टैंडर्ड्स। एम्बिग्विटी इन स्टैंडर्ड्स मतलब कभी कभी ना स्टैंडर्ड्स में नॉट बी वेरी क्लियर, बिकॉज यू सी इट इज़ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, राइट। तो कभी कभी जो होता है सुपरवाइजर्स जो होते हैं, एज आई सेड द सेकेंड प्रोसेस इज़ कम्युनिकेटिंग द अप्रेजल स्टैंडर्ड्स टू द एम्प्लॉयज़। तो कम्युनिकेटिंग में आपका एम्प्लॉयज़ को एक्नॉलेज करना पड़ता है। कभी कभी वो लोग एक्नॉलेज भी कर लिया, देख लिया, लेकिन सुपरवाइजर्स जो है एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से जो स्टैंडर्ड है या जो काम है वो नहीं समझा पाते हैं। देन इनसफिशिएंट एविडेंस।
अभी कभी यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब द पर्सन इज दो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, इज न्यू और ओल्ड वट एवर इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन कभी कभी बॉस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है वो अच्छे से ऊपर ऊपर ऊपर, तो फिर क्या होगा, अगर इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है कि सपोज देयर इज लाइक द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट इज लाइक वर्किंग रियली हार्ड एंड द क्रेडिट द मिडिल मैन टेक्स ऑल द क्रेडिट, मिडिल मैनेजर वाला। और जो टॉप मैनेजमेंट जब अप्रेजल करने बैठा तो अप्रेजल में मिडिल मैनेजर को उसने तो बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए है जो भी अप्रेजल करना था, लेकिन वो जो लोअर लेवल मैनेजर वाला था जो एक्चुअली बहुत मेहनत किया था, क्योंकि वो अपने सुपर बॉस को अच्छे से इम्प्रेस नहीं कर पाया था, अपना जो परफॉर्मेंस है उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, पता नहीं चल पाया था कि वही सारा काम कर रहा है, उसकी अप्रेजल में कमी आ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेवरल क्वालिटीज़ रिमेन विदाउट अप्रेजल। अब देखिए क्या होता है, किसी किसी एम्प्लॉयज़ का ना, हम लोग जब अप्रेजल का लेते हैं तो कुछ कुछ क्वालिटीज़ को लेते हैं, लेकिन देर हर एक इंडिविजुअल जो आते हैं ना, एक बैकग्राउंड में, वैल्यूज़ में, बिहेवियर में, सब एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, ठीक है, और अलग अलग क्वालिटी सबके होते हैं, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड। लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस टेंडेंसी, जिसे पॉजिटिव लीनियंट एरर या नेगेटिव लीनियंट एरर होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक इवैल्यूएटर का अपना वैल्यूएशन का अपना एक प्रोसीजर से तरीका होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है टीचर्स का। कुछ टीचर्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ टीचर्स क्या होते हैं, बहुत लीनियंट होते हैं। तो मार्क्स जब आपके मिलते हैं सेमेस्टर्स के, तो कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन होता है, कभी कभी बहुत लीनियंट इवैल्यूएशन होता है। कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई, लीनियंट चेकिंग हुई, आंसर्स तो आपने वही लिखे। तो क्या है कि हर एक इवैल्यूएटर का एक अपना तरीका होता है, और इस पर ना क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का नेगेटिव या पॉजिटिव इवैल्यूएशन हो सकता है। देन एवरेज रेटिंग प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो टॉप मैनेजर्स इवैल्यूएट करते हैं वो चाहते हैं कि सब कोई को हम लोग ठीक से इवैल्यूएट करें, तो सारे एम्प्लॉयज़ को ना वो एक एवरेज रेटिंग दे देते हैं। सपोज इट इज़ आउट ऑफ 10 दे गिव 6 टू ऑल, या 6.5, 7 टू ऑल। सो व्हाट हैपन्स इज, यहाँ पे क्योंकि वो लोग कॉमन एरर यही होता है कि वो लो रेटिंग को लो, अगर किसी को लो रेटिंग आएगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा, तो हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, भैया सब अच्छे से काम करो, तो सबको एक जैसा रेटिंग दे देते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मैंस जॉब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जो एम्प्लॉय है वो इवैल्यूएट करने के लिए आता है, तो वो क्या करता है, वो जनरली ना ज़्यादा इसको देने की, हायर रेटिंग देने की कोशिश करता है। जो हायर पेड जॉब्स, दे थिंक दैट दे आर मोर लेबोरियस, दे आर मोर टाइम टेकिंग, देयर इज़ वन विच रिक्वायर्स मोर ब्रेन एंड वन विच रिक्वायर्स मोर लेबर, तो वो जनरली क्या करता है, जो हाई पेइंग जॉब्स है उसको ज़्यादा रेटिंग दे देता है। सिमिलैरिटी एरर। सिमिलैरिटी एरर मतलब क्या होता है कि सिमिलर देखने वाला, मतलब जैसे इवैल्यूएटर क्या करता है, वो क्या करता है, सपोज जनरली दे डू इज कि जैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस वन, ये लीनियंसी एंड स्ट्रिक्टनेस एंड सिमिलैरिटी एरर। लीनियंस एंड स्ट्रिक्टनेस मतलब जैसे टीचर ने स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन किया कॉपी का या लीनियंट इवैल्यूएशन किया, तो कोई भी इवैल्यूएशन करने के समय जो भी इवैल्यूएटर आ रहा है एम्प्लॉय का, या स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन कर रहा है या बहुत लीनियर इवैल्यूएशन कर रहा है। सिमिलैरिटी एरर में क्या होता है कि वो कोशिश करना है, जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, ये एग्ज़ाम का अगर देखें तो जनरली छोटे बच्चों का एग्ज़ाम में क्या होता है, टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा जैसा हमने आंसर्स दिखाया है कॉपी में वैसा वैसा वो आंसर लिखे। तो इवन if they write the same answers, no, they get full marks. And if there is a deviation in words, even if the meaning is same, तो they tend to give different marks, right? कम मार्क्स देने का टेंडेंसी होता है। तो क्या है कि एक जब इवैल्यूएटर को इवैल्यूएट कर रहा है किसी को किसी भी तरीके से, डिफरेंट मेथड्स विल स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक, तो अगर इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या करता है, वो देखता है कि भैया ये तो मेरे जैसे क्वालिटीज़ हैं, तो अगर वो सिमिलर कुछ देखता है तो जनरली एक टेंडेंसी होती है उसकी कि उसको बेहतर इवैल्यूएशन देने का, राइट। नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन जो हमने अब यहाँ पे देखा। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं। विल डिस्कस दिस नाउ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन में अब अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है। वाइल डिसेंटोज एंड रॉबिन सेज कि वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं। अश्वत्थापा डिफाइन करते हैं उनको पास्ट ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड से। देन देयर आर वेरियस definitions which are given. Now we come to directly to these parts, like modern traditional methods and modern methods. First we
डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल ट्रेट अप्रेजल मेथड्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ट्रेड अप्रेजल मेथड्स में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया, आपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया, उन्होंने काम किया, काम करके उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कुछ इवैल्यूएटर्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों या कुछ बाहर से लोग हों या जो भी हों, वो लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दिस इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग। तो रैंकिंग मेथड में क्या होता है, एक स्ट्रेट रैंकिंग मेथड होता है। स्ट्रेट रैंकिंग क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड्स। कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया वो लोग ले लेते हैं, जो भी इवैल्यूएटर है कोई भी ले लेते हैं, और उसके हिसाब से जो रैंकिंग नहीं होती फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उस हिसाब से वो रैंक प्रोवाइड करते हैं बस। पेयर्ड कंपैरिजन क्या होता है, पेयर कंपैरिजन ये बेहतर होता है स्ट्रेट रैंकिंग से। इसमें क्या होता है, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द अदर ऑन 1 to none बेसिस एंड देन रैंक। उसमें क्या हो 1 to 3 4 करके जो भी जितने एम्प्लॉयज़ उसको रैंक कर दिया। इसमें क्या है, उन लोग दोनों को कंपेयर किया, हर एक एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया, उसके बाद रैंक किया। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक प्री डिटर्मिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्केल होता है, प्री डिटर्मिन्ड रहता है, जहाँ इवैल्यूएटर को होता है कि आप 10% इज आस्क्ड टू रैंक 10% एम्प्लॉयज़ इन द बेस्ट कैटेगरी, 20% इन द नेक्स्ट कैटेगरी, 40% द मिडिल कैटेगरी, 20% बिलो द लो एंड 10% द लोएस्ट। जितने भी हैं उसमें प्री डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड बताया हुआ है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें बोले कि आप 10% को बेस्ट में डालो, उसके बाद 20%, 40%, 20%, फिर 10% एम्प्लॉयज़ को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड से, आई रिपीट अगेन, पुराने ज़माने में एम्प्लॉय इवैल्यूएशन होता था जिसमें ये सब आ रहा है। नेक्स्ट इज़ द ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के क्वालिटी को और उनके जो वो काम कर रहे हैं उनके क्वालिटी को एक ग्राफ पे वो लोग मेजर करते हैं। दैट इज़ मतलब कोई भी वो जो काम कर रहे हैं, जो वर्क जो वो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या बिहेवियर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे जॉब नॉलेज, कोई भी एक आदमी जब काम कर रहा है, ठीक है, देयर इज़ अ जॉब। अब मान लो मान लीजिए 5 पीपल, यू नो 5 पीपल हु आर देयर ऑन द जॉब। अब वो जो इवैल्यूएटर है वो क्या करता है, या जो अप्रेजर है वो क्या करता है, उन लोगों की इंटरव्यू टाइप ऑफ कुछ लेता है, और एक वो लोग एक मान लीजिए उसी जॉब के लिए जैसे जॉब नॉलेज हुआ, तो जॉब नॉलेज उस पांचों के लिए वो ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 उनको देता है भैया कि इनकी इस जॉब में कितनी नॉलेज है, ठीक है, एवरेज है, आउटस्टैंडिंग है, सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्या है वो डिपेंड करता है। देन क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड्स। व्हाट इज क्रिटिकल इवेंट्स, यू नो क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्रिटिकल इवेंट्स और क्रिटिकल इंसिडेंट्स आर द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स और द इम्पॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो भी एक जॉब के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी जॉब के लिए कौन कौन सी चीज़ होती है जो क्रिटिकल चीज़ होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के हिसाब से और जब उन लोग को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों इंक्लूड करता है। मान लीजिए कोई आदमी एक मशीन पे काम कर रहा है, जो इसी में एग्जांपल दिया है हम वही दे रहे हैं। जो मान लीजिए एक मशीन पे काम कर रहा है, अब जब वो मशीनरी में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको सेफ्टी मेजर्स जानने तो सबसे ज़रूरी है। If the person is not knowing that, because you see there are various laws which are there on the safety and security. Factories law में ही आप देख लें कि अगर आप सेफ्टी मेजर्स में कितने सारे मशीनरी के सारे चीज़ें, अभी क्या है आदमी काम करने आ रहा है उसको सेफ्टी मेजर्स ही नहीं पता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट अगर उसका क्या होगा कि उसको सेफ्टी मेजर्स भी पता है, साथ ही साथ उसको उस मशीन अगर ख़राब होता है तो रिपेयर करना भी पता है, ठीक है। तो कैसा क्रिटिकल जो भी है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो भी है उसके हिसाब से मेजर किया जा रहा है, अप्रेजर रेट कर रहा है। चेकलिस्ट मेथड, वी नो व्हाट इज अ चेकलिस्ट, टिक बॉक्स जो होता है। तो अप्रेजर एक चेकलिस्ट देता है ऑफ सेवरल बिहेवियर्स या कैरेक्टर्स जो इस जॉब के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अभी जो इवैल्यूएटर का क्या काम होता है, उसको जॉब परफॉर्मेंस हर एक जन का पता है, और जो जॉब परफॉर्मेंस हर एक जन का पता है उस हिसाब से जो उसको ठीक लगता है, जो पॉजिटिव उसमें उसको जॉब नॉलेज है कि नहीं, या उसका स्किल है कि नहीं, कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, जो भी वट एवर चेकलिस्ट विच इज़ गिवन, अगर जैसा भी उस जन को लगता है, जो इवैल्यूएटर है, जो अप्रेजर उसको लगता है, तो उसको येस या नो में वो टिक करता है। जहाँ पे उसे कुछ डाउट लगता है उसको वो ब्लैंक छोड़ देता है।
फ्री अप्रेजल मेथड, फ्री अप्रेजल मेथड या फ्री फॉर्म मेथड होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में द सुपरवाइजर जो होता है वो एक ऐसे टाइप ऐसे एक जहाँ पे आपका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें मेजर क्या है कि यू ट्राइज टू कीप्स अवे द बायस ऑफ द इवेल्युएटर अवे, ठीक है। नाउ फील्ड रिव्यू मेथड, व्हाट इज़ फील्ड रिव्यू मेथड? फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर डिस्कस करता है और इंटरव्यू करता है सुपरवाइज़र को, ताकि वो सबऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर सके। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और साथ ही साथ ये पर्सनल बायस ऑफ सुपरवाइजर्स इंक्लूड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो फील्ड रिव्यू मेथड में क्या कर रहे हैं, फील्ड रिव्यू मेथड में वो सुपरवाइजर को इंटरव्यू कर रहे हैं। जब सुपरवाइज़र को इंटरव्यू कर रहे हैं तो सुपरवाइज़र अपने जो फेवरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से उनकी तरफ लीनियंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ये दिस इज़ अ ट्रेड बेस्ड मेथड, जहाँ पे आपके वेरियस ट्रेड, जैसे वो उसका जॉब नॉलेज या उनका जॉब परफॉर्मेंस या उनकी स्किल, ये सब चीज़ एम्प्लॉय कर ली जाती है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका परफॉर्मेंस, वो ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है, ये सब चीज़ नहीं लिया जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी डिस्कस इन द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय इवैल्यूएशन और जस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला क्या है, बेसिकली पहला जो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, इट वाज बेसिकली ऑफ द एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, जहाँ आप सिर्फ एम्प्लॉय को इवैल्यूएट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न बेस्ड मेथड्स में पहला आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। This was given by Peter F. Drucker in 1954. मैनेजमेंट बाय हाउ, बाय ऑब्जेक्टिव्स। पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल्स डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन डिफाइन करने के बाद दे डिफाइन द वेरियस क्राइटेरिया जिससे वो परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद जब वो वेरियस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मेजर करने के लिए वो डिसाइड कर दे रहे हैं, देन दे डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ टू बी टेकन एंड देन दे कन्वे द कोर्स ऑफ एक्शन टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ क्या होता है, दे आर मोर मोटिवेटेड, उन लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे आप ये देखें, ये MBO का एक डायग्राम है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, रिव्यूज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस मॉनिटर हो रहा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रहा है, अचीवर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जब आप अचीवर्स को रिवॉर्ड कर दे रहे हैं, देन द नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है, नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट 1 ईयर, जो भी आपका मंथ है, उसके लिए फिर से मैनेजमेंट चल रहा है। मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, बाय ऑब्जेक्टिव्स। की पहले ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड कर लिया, दिस इज़ व्हाट इज़ MBO इज, कि इट इज़ सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो, उसी हिसाब से मैनेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने में सिर्फ एम्प्लॉयर्स नहीं रहेंगे, उस ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने में एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे। दे विल बी वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। As we discussed earlier, it is moving, the entire management process is moving to from the control based management system to commitment based management system. कमिटमेंट एम्प्लॉयर्स का ऑलरेडी है ही, उनका तो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो लोग नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे कहाँ से, उनका तो प्रॉफिट और मेन मोटिव है। एम्प्लॉयज़ बेस्ड कमिटमेंट सिस्टम, जहाँ एम्प्लॉयज़ इतने कमिटेड हैं और मोटिवेटेड हैं कि वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ वो काम करने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट इज द 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है कि 360 कैसे होता है, अ पॉइंट में 360 डिग्री इज व्हाट इज अ टोटल राउंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दे कम बैक टू द वेरी अगेन टू द एंड, पूरा 0 डिग्री से लेके 90 टू 180 टू 270 टू 360 बैक। तो क्या होता है 360 डिग्री अप्रेजल का इज ऑल्सो नोन एज मल्टी रेटर फीडबैक सिस्टम, जहाँ पे जिसने हमने आपको बताया था कि सिर्फ ये नहीं कि आदमी खुद का अप्रेजल कर रहा है या सिर्फ एम्प्लॉयर्स अप्रेजल कर रहे हैं, सब कोई, चाहे सुपीरियर्स हो, सबऑर्डिनेट्स हो, पीयर्स हो, टीम मेंबर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, जो भी है वो इस एम्प्लॉय का अप्रेजल कर रहा है। इस अप्रेजल से क्या होता है कि जब आदमी देखिए खुद का अप्रेजल कर रहा है, आई एम डूइंग माई ओन अप्रेजल, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मुझे पता चल रहे हैं, राइट। सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट्स देख रहे हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि भैया इनकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, ये कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये कैसे हमें काम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये कैसे हमें काम डेलीगेट कर सकते हैं।
अगर आपके पीयर्स कर रहे हैं तो पीयर्स बता रहे हैं कि आपकी कोऑपरेशन कैसी है, आप कैसे उसमें काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं कि नहीं। एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ बता रहे हैं कि वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बार्स। बार्स इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग सिस्टम। इसमें इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक जिसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल, जहाँ पे जो जॉब परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं वो, और क्रिटिकल मेथड्स, उन लोग दोनों को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल एरियाज फॉर द जॉब परफॉर्मेंस है, जो भी जॉब है उस परफॉर्मेंस के लिए जो भी क्रिटिकल एरियाज हैं, या फिर ये समझिए जो भी उनके बिहेवियरली क्रिटिकल एरियाज हैं, जैसे पर्सनल रिलेशनशिप बनाना, उस के बारे में जॉब इवैल्यूएशन जानना, या कैसे अडेप्टेबिलिटी है, क्या रिलायबिलिटी है बंदे की, ये सारा ना 5 से 7 बिहेवियर्स वो लोग रहता है, और उस हिसाब से वो क्रिटिकल जो भी है क्रिटिकल इवेंट्स जो है उसको रेट करते हैं। और उस रेट की रेटिंग, उस क्रिटिकल जो फर्स्ट जो भी है, जो मान लीजिए उन्होंने जॉब ऑफ नॉलेज को फर्स्ट दिया, उसके बाद उन्होंने सपोज आपका रिलायबिलिटी को सेकंड दिया, तो उस हिसाब से उस जॉब एक्चुअल जॉब बिहेवियर और जो डिज़ायर्ड जॉब बिहेवियर है उसको वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जो एक्सपर्ट है उसको मेजर करते हैं। नाउ दे वेरियस असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। मेन फीचर इज मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज इवेल्युएटेड फॉर अ। इसमें क्या होता था, जो बार्स में 6 या 7 8 वो जो आपके क्रिटिकल इंसिडेंट्स लेते थे, इसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज, मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज आर इवेल्युएटेड फॉर अ कैंडिडेट, राइट। द ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं, ऑब्जर्वर्स ट्राई टू एलिमिनेट द सब्जेक्टिविटी, और जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी है, बिकॉज सब्जेक्टिविटी में ना अगर वो टाइप ऑफ बायसनेस या टाइप ऑफ जो एरर होता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी जितना ऑब्जेक्ट है उसमें टाइप ऑफ एरर्स इज रिड्यूस इन द प्रोसेस। उससे बहुत मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देन लॉट्स ऑफ मल्टीपल एक्सरसाइजेज जैसे रोल प्लेस, केस एनालिसिस, प्रेजेंटेशंस ये वगैरह होते हैं। उसके हिसाब से मल्टीपल सिमुलेशंस होते हैं कि उसको चेक करते हैं, और उसके बाद जब ये सारे हो जाते हैं, सारे लोगों का उन्होंने देख लिया, उसके बाद दे हैव 5 मेन वेज इन विच दिस इवैल्यूएशन इज डन, और एटलीस्ट ट्वाइस होता है, जहाँ वैरायटी ऑफ मेंबर्स लिया जाता है, और देन वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज आर डन, एंड देन उन लोगों को सबको साथ मिलके उनको रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। Human resource accounting method is, we know that human resource is an valuable asset for the organization, और उनको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स HR, अकाउंटिंग मनी, तो उनके रिलेटिव वैल्यू ऑफ, मतलब उनको द ह्यूमन रिसोर्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द मनी, ठीक है, कि वो एसेट्स कितना रिलेटिव वर्थ है उनका मनी का। हर एक एम्प्लॉय का वैल्यूएशन किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, लाइक आई एम गिविंग 5,000 टू समबडी, इफ एम्प्लॉय इज गिविंग 5,000 टू समबडी, एंड रिलेटिव वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ रहा है, उस हिसाब से उस ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू सेट किया जाता है, ठीक है। और जब एम्प्लॉय उस पर जब उनको देख रहे हैं कि उनमें कितने पैसे लग रहे हैं या उनके पैसे लगे, तो उसमें सारा चीज़, उनका कंपनसेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनकी इंडक्शन, उनकी ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ वो लोग देखते हैं। और जितने पैसे हम एक जन में लगा रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय में लगा रहा है, टू एंड द डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ आउटपुट इज गिवन, द दोनों में जो डिफरेंस होता है उस के बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्सिंग अकाउंटिंग किया जाता है। Now next is the balanced scorecard. Balanced scorecard was developed by Robert Kaplan and David Norton in 1990s. You see, it's very recent, 20 years back, 30 years back. इसमें क्या होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से मेजर किया जाता है, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल अप्रोच क्या है कि हम लोग कुछ पैरामीटर्स लेंगे, उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विच टेक्स इन टू इंश्योर द कंप्लीट एंड बैलेंस व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। सारा चीज़, चाहे उसमें बैलेंस स्कोर कार्ड 2 बेसिक सेट्स होते हैं, एक ऑन 4 मेजर्स, फाइनेंशियल जिसमें प्रॉफिट, मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, लॉयल्टी,
acquisition of new customers, internal business process, infrastructure, business processes, systems, etc. and linking these measures to the and innovation and learning prosperity. ये चारों के हिसाब से देखिए, दिस इज द रीसेंट मोस्ट। तो पहला क्या, जैसे जो एम्प्लॉय वाला जो था वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एम्प्लॉय को एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और अभी में क्रिएटिव इनोवेशन हम कहाँ कहीं ले रहे हैं ना, हम किसी वाले कोई अप्रेजर का भी कस्टमर्स को लेके करता था। तो कारी सब कोई को लास्ट में तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आया कि ह्यूमन को आप फाइनेंशियली व्यू में आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें ना वो ओवरऑल सब चीज़ देखता है। और जो ओवरऑल राइट फ्रॉम क्रिएटिविटी टू इंटरनल बिजनेस टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ह्यूमन दे ट्राई टू टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट अ बैलेंस स्कोर कार्ड इज प्रिपेयर्ड एंड देन द पर्सन इज evaluated. So what is this? What were we studying? What we were studying was the actual methods in which evaluation are done. Now there are various biases जो हम लोग लिमिटेशन पढ़ रहे थे, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल फीलिंग्स के कारण बायसेस आ जाता है, उसमें ये अलग अलग उनका कुछ लिमिटेशंस है या बायसनेस है जिसके कारण जो डिस्टॉर्ट हो जाता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल विच इज़ गिवन हियर। फर्स्ट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन बायस इफेक्ट। क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई अप्रेजर आया किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेज करने के लिए, एम्प्लॉयर वहाँ सारे एम्प्लॉय मिलके काम कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी जन का फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो कुछ फीलिंग्स या कुछ भावनाएं या कुछ अपने मेंटल फ्रेम में वो डेवलप करते हैं, उसी बेस पे रेट कर देते हैं, जो ज़रूरी नहीं हो सही हो, जिसे हमें प्राइमरी इफेक्ट या फर्स्ट इंप्रेशन बायस कहते हैं। दूसरा है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव फीचर या ट्रेट्स देके हम उसे कर देते हैं, जिस सुपरवाइज़र को लगता है कि इसमें ये ट्रेट है, तो जो पर्सनल जिसे बायस कहते हैं हम लोग कि उसमें ये वाला ट्रेड उसमें भी है, मेरे में भी है, तो ये बंदा काम करने में बहुत अच्छा है, तो ये क्या होता है, ये हैलो इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि आपका एक इंडिविजुअल इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है ना, उसको नहीं बेस करके, बल्कि कोई और ही चीज़ पे जैसे पर्सन इज़ नॉट फॉर्मल, इज़ टू फॉर्मली ड्रेस्ड फॉर द ऑफिस, ठीक है, ये आपको कैजुअल भी होना चाहिए, तो कभी कोई कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ जाते हैं। इट इज़ इट्स कम्प्लीटली अप्रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव क्वालिटी ऑफ अ फीचर। Then excessive stiffness or lenience, this strict leniency error we have already discussed. सेंट्रल टेंडेंसी एरर का मतलब होता है वो जो हमने आपको बताया था कि नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है ये सब कोई को एक जैसा आप दे दो, ठीक है। पर्सनल बायसेस, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि कभी कभी कोई जन को होता है कि कोई कोलीग है जो अब पर्सनल बायसनेस क्या होता है, कभी कोई आ रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, तो किसी इंडिविजुअल को देख के ही डज नॉट फील गुड अबाउट इट और ज़बरदस्ती उनको कम बैंकिंग दे दिया, भले ही उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, या फिर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो किसी और ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं अच्छा काम नहीं करता, भले ही वो बहुत अच्छा काम करता हो। तो दिस इज पर्सनल बायसेस। देन स्पिल ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। मान लीजिए पर्सन हु हैज़ बीन अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन द पास्ट, बट जो लास्ट परफॉर्मेंस जो भी उसका काम करने में उसमें वो फेलियर रहा हो या किसी रीज़न से वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया हो, तो क्या होता है कि आप सिर्फ डिस्टेंस पास को नहीं देख सकते, आपको प्रेजेंट भी देखना है, और साथ ही सिर्फ आप प्रेजेंट नहीं देख सकते, आपको डिस्टेंस पास भी देखना है। एंड यू हैव टू सी हाउ द पर्सन हैज़ इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो दिस इज व्हाट, अगर आप सिर्फ अभी प्रेजेंट पास्ट को लेकर प्रेजेंट नहीं देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड नेक्स्ट इज द रिडंडेंसी इफेक्ट। इज लाइक rating is influenced by the most recent behavior ignoring the commonly demonstrated behaviors during the entire, that's the same opposite of spillover। spillover मतलब पूरा फैला हुआ, कि पूरा फैला हुआ भी देखना, डिस्टेंस पास भी देखना, और रिसेंसी वाला कि सिर्फ अभी वाला भी देखना, सिर्फ पीस व पास वाला नहीं देखना। So these are the various appraisal errors. So what we discussed in this, we discussed what there is that the previously performance appraisal या employee evaluation होता था, अभी it is more of performance management system, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उसको मेजर नहीं किया जाता उसकी परफॉर्मेंस को, बल्कि उसको पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस जॉब को एनालाइज किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाता है,
उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और उनके मेजर करने के डिफरेंट तरीक़ों को भी हमने पढ़ा, क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं या क्या एरर्स हो सकते हैं, हमने वो भी जाना। उसके बाद हमने जाना कि दोनों में क्या डिफरेंस अगर होता है तो उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं और क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। एंड द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम is aimed towards the overall development of an individual so that the organizational as well as the personal goals are achieved. That is all for the personal management system. I hope you understood the topic. If you have any doubt or you have any comments, you can please write down in the comment section. Please stay home, please stay safe, please follow the government guidelines, follow social distancing, and happy learning. Thank you.